नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत और हम लोग इस लेक्चर पर संस्कृत विषय को लेकर के फिर से चर्चा करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के संस्कृत की भूमिका और संस्कृत के विषय में आगाज किया था। आज हम फिर से देववाणी जो एक वैज्ञानिक भाषा है उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं। जो संस्कृत चूंकि एक भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है, तो उसकी शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ शुरुआत करते हैं, अर्थात वर्ण या अक्षर से। वर्ण या अक्षर क्या है इसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, वर्ण और अक्षर दोनों समानार्थी हैं। वर्ण या अक्षर दोनों समानार्थी हैं और इसके विषय में सर्वप्रथम पाणिनि ने जब लिखा तो उन्होंने लिखा ना क्षरति इति अक्षरः, अर्थात ना माने नहीं, क्षरति माने जिसका क्षरण हो। क्षरण का मतलब होता है घट जाना, कट जाना या विघटित हो जाना। ना क्षरति इति अक्षरः, जिसका अब और क्षरण ना हो सके वो क्या कहलाता है? अक्षर है। अक्षर का ही समानार्थी क्या है? वर्ण है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हुई ना क्षरति इति अक्षरः, जिसका अब और क्षरण नहीं हो सकता, या भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका कोई क्षरण नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार के अक्षर मिल करके फिर एक शब्द बनाते हैं, शब्द से फिर एक वाक्य बनता है। इस प्रकार से पूरी चीजें बनती हैं। तो ये सबसे छोटी इकाई है अक्षर। अक्षर में आप देखे होंगे जैसे आ एक अक्षर है, ई अक्षर है। आप देखे होंगे का में लगा रहता है ये हलंत, ये प्रदर्शित करता है। अब इसका क्षरण नहीं हो सकता। अगर आप ये लिखे होते का तो इसका क्षरण हो सकता है, क्योंकि इसमें मिला है ये और ये। अर्धमात्रिक बता रहा है कि मेरे अंदर कोई समाहित नहीं है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, जो व्यंजन होते हैं वो अपने सहारे नहीं, अपने स्वयं उच्चारित नहीं होते। उनके उच्चारण के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। इसलिए ये का जो है ये अक्षर है, ये अक्षर है। इसको हम अक्षर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर मिला हुआ है। हालांकि आगे चल करके जब हिंदी आदि में इसका रूपांतर हुआ तो यहां इसको भी अक्षर या वर्ण कहा जाने लगा, लेकिन संस्कृत की भाषा में एकदम परिशुद्ध भाषा में ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये सब अक्षर हैं। लेकिन कभी आप ये अक्षर ना कर दीजिएगा, क्योंकि स्वर में कभी हलंत नहीं होता। हलंत का मतलब होता है वो आधा, यानी अर्धमात्रिक है। ठीक है ना? हलंत हमेशा व्यंजन में लगता है, स्वर में कभी हलंत नहीं लगता, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं और स्वर जो होते हैं वो उनकी पूर्ण मात्रा यानी एक मात्रा होती है। तो ना क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिनका अब और क्षरण नहीं हो सकता वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं या वर्ण कहलाते हैं। इनकी परिभाषा हो गई। फिर अक्षरों को दो भागों में बांटा गया। अक्षर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रायः ये एक होते हैं स्वर। क्या होते हैं? स्वर। और दूसरे कहलाते हैं व्यंजन। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो जो स्वर हैं, स्वरों का मान लीजिए एक नाम अच है। जैसे आपका घर का नाम गुड्डू, टिंकू, राजू, बब्बू ऐसा होता है, और एक स्कूल का नाम दूसरा होता है। उसी प्रकार से स्वर का भी मान लो एक तो स्कूल का नाम है, अभी आप जानते नहीं कैसे है, तो फिर आप शुरुआत से चल रहे हैं तो फिर आप इतना जान लीजिए कि स्वर का एक नाम क्या है? अच है। उसी प्रकार से व्यंजन का एक नाम क्या है? हल है। ये हल जोतने वाला नहीं, खेती करने वाला, ये दूसरा हल का व्यंजन का नाम है हल। ठीक है ना? अब स्वरों की संख्या भी निर्धारित की। कितनी? संस्कृत वाङ्मय में स्वरों की संख्या कितनी है? 9। हो सकता है कुछ विद्वानों ने या कुछ ऐसी पुस्तकों ने जो कूड़ा कबाड़ा टाइप से कुछ लोग लिख देते हैं, उनमें लिखा हो 11, 13, तो वो सब गलत है। स्वरों की संख्या सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में कितनी है? 9 है। और हिंदी वाले लेक्चर में आप देख ही चुके हैं कि उसमें बता चुके हैं स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहां पर हम देखेंगे स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है, एकदम निर्धारित है। ये घटने बढ़ने वाले नहीं है कि अगले साल बढ़ जाए,
इस बार तो 9 चल रहे, अगले साल 11 हो जाए, फिर 13 हो जाए ना, अमिट है। फिर उसके बाद में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ये भी संख्या एकदम फिक्स है, इनकी भी संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। फिर इसके बाद में जब हमने इन अक्षर या वर्णों को विभाजन कर दिया, उसके पश्चात में हम पहले स्वर देख लेते हैं, स्वर क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं स्वर कौन कौन से हैं। स्वर, स्वरों का एक नाम क्या बताया? अच। अब इनकी परिभाषा पाणिनि ने लिखी, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते अर्थात स्वयं राजन्ते का मतलब क्या हुआ? जिनकी स्वयं की सत्ता हो, जो स्वयं शासन करते हो, या जो स्वयं उच्चरित हो, जिनके बोलने में या जिनके लिखने में किसी की और आवश्यकता ना पड़े, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वर में लिखा देखिए, स्व, स्व माने क्या होता है? स्वयं, रा माने राजना। तो स्वयं परिभाषा, स्वर खुद ही अपनी परिभाषा बता रहा है कि स्व माने स्वयं, रा माने राजना। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जिनकी स्वयं की सत्ता हो, जो स्वयं उच्चरित होते हो, वो क्या है? स्वर हैं। आप लोग भी बोलते रहिएगा मेरे साथ, बोलेंगे तो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अब इनकी संख्या निर्धारित कर दी, कितनी? 9। स्वर कितने होते हैं? 9। कौन कौन से देख लेते हैं। आ, ई, बोलते रहिए, ऊ, री, री, ए, ओ, आई और औ। ये स्वर हैं। देखिए गिनिए, आ, ई, ऊ, री, री, ए, ओ, आई, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये संख्या निर्धारित एकदम से यही है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 9। अब स्वरों का विभाजन देख लेते हैं, कौन से मूल स्वर हैं, कौन से संयुक्त स्वर हैं। क्योंकि मूल स्वर जो होते हैं वो स्वयं से बने हैं, और जो संयुक्त स्वर हैं तो 1-2 स्वर मिल करके बने हुए हैं। तो हम इनको अलग अलग दृष्टिकोण से देख लेते हैं। जैसे आ और ली, आ, ई, ऊ, री, ली, ये क्या कहलाते हैं? ये मूल स्वर हैं। क्या है ये? मूल स्वर हैं। अब इनकी संख्या पूछे कितनी है? मूल स्वरों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 5। अब ये ए से लेकर के औ तक जो हैं, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर या संधि स्वर भी कह सकते हैं। संयुक्त स्वर या क्या कह सकते हैं? संधि स्वर भी कह सकते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अच्छा, इनको संयुक्त क्यों कहा? संयुक्त का मतलब ही होता है मिला हुआ या जुड़ा हुआ। तो देखिए, संयुक्त स्वर इसलिए इनको कहा गया क्योंकि ये जो ए है, अगर ए को देखा जाए, ए किससे मिलकर के बनता है? आ और ई से। आ और ई मिलकर के क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। इसी प्रकार से ओ है, ओ किससे मिलकर के बनता है? तो ओ आ प्लस ऊ से। देखिए इसी प्रकार से बनता है, आगे पीछे नहीं करना, ऐसे जैसे लिखा वैसे बनता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आई, आई किससे मिलकर के बना है? आई, तो आई किससे मिलकर के बना है? आ और धन ए, आ धन ए। अच्छा, ए का भी खंडन कर सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा? आ और आ ई, क्या हो जाएगा? आ ई। तो क्या बन जाएगा? आई। क्या बन जाएगा? आई। इसको बोलते हैं आई। उसके बाद में क्या है? औ। औ किससे मिलकर के बना है? आ और ओ से मिलकर के क्या बना है? औ। तो इस प्रकार से ये संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4। कैसे कैसे मिलकर के बने ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। स्वरों में मैंने बताया कभी हलंत नहीं लगता है। और स्वर की कितनी मात्रा होती है? 1 मात्रा। आपसे कोई पूछे स्वर कितने मात्रिक होता है, तो 1 मात्रिक होता है। फिर स्वर के जब हम प्रकार पढ़ेंगे या भेद पढ़ेंगे तो उसमें और 1 मात्रिक, 2 मात्रिक, त्रिमात्रिक जैसे हो। कुल मिलाकर के सीधे सवाल पूछे कि स्वर की कितनी मात्रा होती है, तो 1 ही होती है। कितनी मात्रा होती है? 1। और व्यंजन की पूछे कितनी मात्रा होती है, तो व्यंजन की आधी मात्रा। बोलिए, व्यंजन की आधी मात्रा होती है। ठीक है ना।
समझ आया होगा निश्चित रूप से ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर हम लोग जो है अब स्वर के प्रकार देख लेते हैं, स्वर के भेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अभी इसको मिटा दिया जाए। स्वर के प्रकार या भेद। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। या भेद कितने होते हैं? 3। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, बोलिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ माने थोड़ा और बड़ा, प्लुत माने बूढ़ा। समझ आया ना? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व की कितनी मात्रा होती है? ह्रस्व की 1 मात्रा और दीर्घ की 2 मात्रा। ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा? 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा और प्लुत की कितनी मात्रा होती है? 3 मात्रा। प्लुत की कितनी मात्रा होती है? 3 मात्रा होती है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व में देखा जाए कौन कौन से आते हैं। ह्रस्व में आप देखेंगे आ, ई, ऊ, री और ली। इस प्रकार से ये ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। तो ह्रस्व स्वर आप देख पा रहे हैं आ, ई, ऊ, री और ली। अब आप देखेंगे दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। दीर्घ स्वर में देखें जैसे आ का ही बड़ा रूप आ है, फिर ई का ही बड़ा रूप ई है, फिर ऊ का ही बड़ा रूप क्या है? ऊ है, और री का ही बड़ा रूप क्या हो जाता है? ये वाली री, ये बड़की री है। देखो 2 बार ऐसे ऐसे गोंडी घूम गई है। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार, तो ये दीर्घ री है। और बड़े सौभाग्य का विषय मान लीजिए चाहे दुर्भाग्य का कि री का दीर्घ नहीं होता। बहुत बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है किस स्वर का दीर्घ नहीं होता, तो री का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है ना? किसका दीर्घ नहीं होता? री का। बोलिए दीर्घ नहीं होता। किसका? री का। नोट कर लीजिएगा, दीर्घ नहीं होता, नहीं होता। ठीक है। फिर इसके बाद में री हो गया, उसके बाद में क्या आएगा? ए, ओ, आई और औ। ए, ओ, आई और औ। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ स्वर हो गए ना? ठीक है। फिर उसके बाद में देखा जाए अब प्लुत स्वर की बारी आ गई। तो प्लुत में लिखा रहता है 3 मात्रा। ये 3 मात्रा ई है, ये ऊ है, ये जैसे री है, री की भी 3 मात्रा। अब देखिए री का है, अब यहां नहीं कहिएगा कि इसका प्लुत बनता है, दीर्घ बस नहीं बनता, प्लुत बनता है। तो री का भी 3 मात्रा और ए की भी 3 मात्रा, ओ की भी 3 मात्रा, आई के भी 3 मात्रा, औ की भी 3 मात्रा। यानी इन सब का क्या बनता है? प्लुत बनता है। अब जैसे 3-3 जो प्लुत होता है वो दिखता रहता है कि मैं प्लुत हूं। देख लो भैया मैं प्लुत हूं, प्लुत हूं, प्लुत हूं, ऐसे दिखता रहता है। ये देख रहे हैं ना आप? तो इसी तरीके से आप भी देख लीजिएगा। अब जैसे ह्रस्व आ है, फिर ये क्या है? दीर्घ आ है, ये प्लुत आ है। इनमें अंतर नहीं है, ये सब एक हैं, लेकिन सिर्फ मात्रा का अंतर है। किसका अंतर है? मात्रा का अंतर है। एक में 1 मात्रा है, एक में 2 मात्रा है और एक में 3 मात्रा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए आप हो, आपके घर में आपका नाम राम गोपाल है। क्या नाम है? राम गोपाल नाम है। तो जब आप 5 साल के थे तब आपका नाम राम गोपाल था। उसके बाद में आप 25 साल 30 साल के हुए, आपके एक और बच्चा हो गया मान लीजिए, तो आपका नाम तब भी क्या रहा? राम गोपाल ही रहा। उसके बाद में जब आप बूढ़े हो गए, आपके नाती आती हो गए, तब भी आपका नाम क्या रहा? राम गोपाल ही रहा। तो जब राम गोपाल एक है, बस उसकी उम्र का फर्क है। कम उम्र है यानी 1 मात्रा है तो ह्रस्व है, 2 मात्रा है तो दीर्घ है, और 3 मात्रा है तो क्या है? प्लुत है। सिर्फ मात्रा का अंतर है, जैसे उम्र का अंतर है।
जैसे आप देखते होंगे बहुत बढ़िया इस समय सीजन चल रहा है आम का, जो हमारे हिंदुस्तान का क्या है, फलों का राजा कहलाता है, मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है इसका। तो जो आम है, आम को बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसका नाम रख दिया बाथरूम फ्रूट, क्योंकि वो लोग आए यहाँ पर और उसके खाने के पश्चात हम लोग एक आम को खाते खाते चूसते चूसते कम से कम 25 से 30 बार आम की गुठली अंदर ले जाते हैं, बाहर लाते हैं कि नहीं लाते हैं? आप में से हम लोग बड़ा आनंदित होते हैं। यानी आम तो ऐसी चीज है कि जब तक खाते रहो गुठली के अंदर तब तक मन नहीं करता कि इसको छोड़ दिया जाए। तो उनको बाथरूम जाना पड़ा हाथ धुलने के लिए, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, बाथरूम फ्रूट रख दिया। जैसे आम का छोटे अमिया है तो वो ह्रस्व है, थोड़ा और बड़ा हुआ खटाई उटाई रखने लायक हो गया तो क्या है, दीर्घ है। और जब आम पक गया पुलपुला हो गया तो क्या है, प्लुत है। समझ गए होंगे बेहतर तरीके से आप। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब फिर इनके जैसे आप देखे होंगे कभी कभी प्लुत लिखा रहता है। एक बहुत कॉमन सा उदाहरण आपको बताऊं, ऐसा आप लोगों ने लिखा देखा होगा ओम। तो इसका मतलब है जैसे बोला जाएगा, इसको बोल जाए ओ, जैसे सुबह सुबह करते नहीं है उद्गीत उद्गार में या भ्रामरी आदि में ओम का उच्चारण करते हैं। बाबा रामदेव सुबह से, इन दिनों तो लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना का बड़ा संकट चल रहा है हिंदुस्तान में, तो इसलिए सुबह सुबह ज्यादा लोग प्राणायाम करने लगे हैं। ये वाला करते नहीं ओम, तो जो ओ को खींचा गया तो जब देर तक बोलते हैं तो वही क्या कहलाता है, प्लुत। जैसे आपका नाम राम गोपाल था, आपको कोई आपकी गाय भैंस छुटा जाए खूंटा से, तो जब छुटा जाए तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको आपके पिताजी कहेंगे ए राम गोपाला भैंस बांध दिया। तो जो बाद में बहुत देर तक खींचा जाता है वो क्या कहलाता है, यही प्लुत है। क्या है ये, प्लुत है। ठीक है ना। तो ये यहां पर प्लुत हो गया। फिर इससे एक सवाल और बनता है, जैसे बता दिया यहां पर कि री का दीर्घ नहीं होता, प्लुत तो होता है बाकी सभी का। अब ये भी सवाल बन सकता है ए ओ आई औ, ये चार ऐसे हैं इनका क्या नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता। क्या नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता। ए ओ आई औ, कभी आपने छोटा ए नहीं देखा हो कि देखें, कुछ लोग देख लेते हैं, बड़े दिव्य दृष्टि वाले होते हैं, ए ओ आई औ बड़े दिव्य दृष्टि वाले होते हैं तो देख लेते हैं। तो ए ओ आई औ इनका क्या नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता। अलरी का क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। यहां से अगर सवाल पूछा जाए तो आप बेहतर तरीके से कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो यहां पर जो ह्रस्व आ है इसके 6 भेद, और जो दीर्घ आ है इसके भी 6 भेद, और जो प्लुत आ है इसके भी कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब ये भेद कौन कौन से हैं, ये चूंकि गूढ़ शास्त्र है, जेआरएफ वगैरह में पढ़ा जाता है, तो उसके दृष्टिकोण से ना रख करके हम लोग टीजीटी पीजीटी लेवल या विभिन्न प्रकार के टेट वगैरह के एग्जामिनेशन के थ्रू जो भी कॉम्पिटिटिव आपके एग्जाम होंगे उनमें ये संस्कृत आपके काम आएगी। तो 6 6 6 यानी जो आ के कुल कितने भेद, यानी आ ह्रस्व आ के 6 भेद, दीर्घ आ के 6 भेद, प्लुत आ के 6 भेद, तो आ के कुल कितने भेद हो गए, आ के कुल कितने भेद हो गए, 18। इसी प्रकार से ई के कुल कितने भेद हो गए, अब इसमें भी गिन लीजिए 6 6 6, तो कितने हो गए 18। ऊ के 6 6 6, ऊ के भी कितने भेद हो गए 18। फिर उसके बाद में री के कितने भेद हो गए, री के कितने भेद हो गए 18। अब री के कितने भेद हुए, अब आप निश्चित रूप से बता देंगे। ली का दीर्घ नहीं होता तो ह्रस्व, और चूंकि यहां पे 6 और यहां पे 6 तो 6 और 6 कितने हो गए 12। फिर उसके बाद में ए, चूंकि ए का ह्रस्व नहीं होता इसलिए इसके भी 12। इसके बाद में ओ के भी कितने हो जाएंगे 12। आई के कितने हो जाएंगे 12, और औ के कितने हो जाएंगे 12 भेद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भेद प्रभेद से भी आपसे कभी कभी परीक्षाओं में सवाल पूछता है, आ के कितने भेद कुल, तो 18, ई के 18, ऊ के 18, री के 18, ली के 18। कभी कभी बड़े सौभाग्य से पूछ लेता है री और ली, किसके, री और री के कितने कुल कितने भेद होते हैं, किसके किसके, री और ली। तो जोड़ ले, इसके 18 और इसके 12 कितने हो गए 30। री और ली के कुल कितने भेद होते हैं 30 भेद होते हैं।
क्यों इसलिए पूछा जाता है? क्योंकि री और ली आपस में क्या है? सवर्णी है। क्या है? सवर्णी। सवर्णता का मतलब होता है जिनका ये वार्तिक कार कात्यायन ने लिखा है रील रियो वर्णियो मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम। क्या लिखा? रील रियो वर्णियो मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम, यानी री और ली आपस में क्या है? सवर्णी हैं। इस दृष्टिकोण से इनका कभी कभी क्या हो जाता है? इनका पूछ लेता है 18 12 कितने हो जाते हैं? 30। तो ये भी आप याद रखेंगे। इस प्रकार से स्वरों के प्रकार और भेद हम लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ लिया है, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप बेहतर तरीके से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर के भेद प्रभेद हो गए। देख लीजिए स्वर के भेद 3 हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। यही पूछा जाता है परीक्षा में, सवाल पूछ ले स्वर के कितने भेद, तो 3। फिर 4 5 6 थोड़े नहीं लगा देंगे, 3 ही लगाएंगे ना। हाँ, तो इतना सब आपने देख लिया। आज हम लोगों ने स्वरों की चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग व्यंजन आदि पढ़ेंगे, फिर उसके आगे हम इसी प्रकार से वर्णमाला को आगे पढ़ते हुए संपूर्ण संस्कृत का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही वीडियो को वॉच करते रहिए, अन्य लोगों तक पहुंचाते रहिए जो घर में बैठे हैं। इस समय कोचिंग सेंटर आदि सब बंद हैं, हम भी अपने घर में हैं और बढ़िया आराम से घर में ही रह के आप लोगों तक आपके लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, आपको ये सेवाएं देते रहेंगे। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।